हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। देखिए, आज की जो अपनी यूनिट है वो है बिजनेस फाइनेंस या फिर आप बोल सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो 2 लेक्चर में इसको हम कवर करेंगे। तो पहला देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है। डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस के कंसेप्ट के बारे में, फाइनेंस के बारे में बताइए और इसके क्या रोल है कि बिजनेस के अंदर, वो आपको फाइंड आउट यहाँ से करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपको बिजनेस का ही पता होना चाहिए। बिजनेस के क्या है सर? बिजनेस इज कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोडक्शन इंडस्ट्री करती है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉमर्स की। इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स दोनों को मिलाकर बिजनेस होता है। ये हम कंटेंट में ही पढ़ चुके हैं और वैसे भी आप सबको पता ही है कि बिजनेस जो रिलेटेड है वो प्रोडक्शन करने से और डिस्ट्रीब्यूशन करने से किसका? प्रोडक्ट्स का और सर्विस का। क्यों क्यों ऐसा किया जाता है? ताकि एक सोसाइटी की नीड को पूरा किया जा सके और बिजनेस उस नीड को पूरा करते टाइम प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है। तो बिजनेस नीड मनी। बिजनेस को क्या चाहिए सर? पैसा चाहिए। किस लिए चाहिए? प्रोडक्शन करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, गुड्स एंड सर्विस दोनों का। ठीक है। या बहुत सारे अपने काम करने के लिए बिजनेस को पैसा चाहिए। इसलिए आप बोल सकते हो बिजनेस इज फ्यूल्ड बाय द फाइनेंस। कि जो बिजनेस है, जो जो आप बोल सकते हो फाइनेंस जो है, पैसा जो है, वो किसी बिजनेस के लिए ईंधन का काम करता है। जैसे कार में पेट्रोल डालोगे तभी चलेगी, वैसे ही बिजनेस में पैसा डालोगे तभी चलेगा। कोई भी बिजनेस एंटिटी ऐसी नहीं है या सक्सेसफुल नहीं होगी जिसके पास पैसा ना हो और वो कामयाब हो जाए। यानी कि पैसे को पैसा कमाता है, आपको पता ही होगा। तो पहली बात है कि फाइनेंस होना चाहिए, दूसरी बात है कि अप्रोप्रिएट कॉस्ट पे होना चाहिए और तीसरी बात है कि सर वो टाइमली मिल जाना चाहिए। जब आपको नीड हो तब में आपके पास पैसा होना चाहिए इसे। ठीक है। इस पैराग्राफ के अंदर यही मेंशन किया गया है। नेक्स्ट बनाता जी, ए बिजनेस इंटरप्राइज सक्सेस इज मेनली डिपेंड ऑन दिस। बिजनेस इंटरप्राइज डिपेंड करता है फाइनेंस पर। और फाइनेंस का मतलब यहाँ पर क्या है सर? फाइनेंस कैसे राइज करोगे, कैसे उस पैसे का यूज करोगे और कैसे उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो किसी भी बिजनेस के लिए एसेंशियल क्या है सर? फाइनेंस है, पैसा है। क्यों जरूरत है सर पैसे को राइज करने की, उसके यूज करने की, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की क्यों जरूरत है सर? सबसे पहले तो बात ये थी कि कोई भी नया बिजनेस लॉन्च करते हो आप, तब कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करोगे तब पैसा चाहिए सर। दूसरी बात सर, उस बिजनेस को चलाने के लिए जो डे टू डे ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। थर्ड वन आता है सर करंट या फिक्स एसेट के लिए पैसा चाहिए। फोर्थ वन आता है सर, एक टाइम के बाद आप अपनी कॉर्पोरेट अपने बिजनेस को मॉडर्नाइज करना चाहते हो, डेवलपमेंट करना चाहते हो, उसका एक्सपेंशन करना चाहते हो, उसकी ग्रोथ करना चाहते हो, इसलिए पैसा चाहिए। ठीक है। लाइक ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द फर्म की ग्रोथ के कारण। अडोप्शन ऑफ द कैपिटल इंसेंटिव प्रैक्टिस। पहले आप लेबर से काम करते थे, अब मशीनों से काम करने लगे। ठीक है। तो इस या कम्पिटेटिवनेस, कंप्यूटर को बीट करने के लिए, कहने का मतलब है कि फाइनेंस के रोल जो है, नीड जो है, वो हर जगह ही है बिजनेस के अंदर। अब आता है इसके क्या क्या फ़ायदे हैं कि अगर एक बिजनेस के पास एडक्वेट फाइनेंस है, पर्याप्त मात्रा में पैसा है, तो उसका बेनिफिट क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले बोला गया था बिजनेस कैन टाइमली पे दिस लाइबिलिटी। अगर बिजनेस के पास पैसा है तो वो टाइमली लाइबिलिटी की पेमेंट कर देगा, आउटसाइडर की पेमेंट कर देगा। और ऐसा करने से मार्केट के अंदर उस कंपनी की गुडविल जो है, क्रेडिट स्टेटस जो है, वो अच्छा खासा रहता है कि अगर इस फर्म को आपको कोई लोन देता है तो टाइमली रिफंड कर देता है। तो आपको ईजिली जब जरूरत होती तब मार्केट से पैसा मिल जाता है। दूसरा सर, अगर सप्लाई, अगर आप बल्क में खरीदते हो, अगर आपके पास पैसा है तो आप बल्क में खरीद सकते हो। अगर बल्क में खरीदोगे तो नो डाउट सर कि आपको कम कॉस्ट पे वो मिलेगा। इसके बाद इसने बोला कि सर बिना फाइनेंस के बिजनेस ऑपरेशन करना बोल सकते इम्पॉसिबल है। तो विदाउट फाइनेंस आप फाइनेंस ऑपरेशन नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं चला सकते। इसलिए बिजनेस की जरूरत है, सॉरी, फाइनेंस की जरूरत होती है बिजनेस चलाने के लिए। नेक्स्ट वन आता है द कंपनी माइट अपग्रेड द इफेक्टिवनेस। अगर कंपनी अपनी इफेक्टिवनेस को, मान ली कि पहले हाथों से काम करते थे, अब मशीनों से काम करने लगी, या पहले जो मशीनरी थी वो आउटडेटेड हो चुकी थी, नई मशीनरी लेके आए हैं, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए सर, इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। और अगर पैसा होना चाहिए रिसेशन हैंडल करने के लिए, लाइक रिसेशन है, तेजी है, मंदी है, कोरोना टाइप आ गया, कोई महामारी आ गई, उस टाइप से उनको बचने के लिए क्या होना चाहिए? बिजनेस के पास पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है विद द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ ऑफ द फर्म। जैसे जैसे फर्म ग्रोथ करती है तो ग्रोथ करने के साथ साथ उसके ऑपरेशन बढ़ते हैं। ऑपरेशन बढ़ने के लिए मतलब एरिया बढ़ता है काम करने का, तो उसके लिए पैसा चाहिए। ग्रोथ ऑफ द फर्म के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और टू अपग्रेड द टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए पैसा काम चाहिए जाता है। तो ये था अपना पहला क्वेश्चन। देखिए इसमें हमने क्या पढ़ा है सर? सबसे पहले हमने पढ़ा है कि फाइनेंस क्या होता है। पहले बात हमने बिजनेस पढ़ा, फिर ये पढ़ा बिजनेस के लिए फाइनेंस की क्या जरूरत है, और फिर हमने पढ़ा इसके क्या रोल है, यानी कि एडवांटेज बोल लो आप इसको, या रोल इसके क्या क्या है, तो ये हमने पढ़ लिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट वन आता है जी मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसके स्कोप या ऑब्जेक्टिव क्या क्या दिया जा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको इंपॉर्टेंट भी मेंशन कर सकते हो कि पूछा जा सकता है रिपीटेशन पे।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी को प्लान करना, ऑर्गेनाइज करना, डायरेक्ट करना, कंट्रोल करना, फाइनेंशियल एक्टिविटी के अंदर आता है। किसको? फाइनेंशियल एक्टिविटी। अब फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या होता है सर? एक तो पैसे को कलेक्ट करना, राइज करना, जिसको प्रोक्योरमेंट बोलते हैं, और एक पैसे का यूज करना, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बोलते हैं। यानी कि पहले तो पैसा लेके आओ और फिर उसको अच्छे से यूटिलाइज करो, कम कॉस्ट पे लेके आना और इफेक्टिव तरीके से यूज करना। ये सारा अगर पैसे से रिलेटेड वो बात है तो उसको फाइनेंशियल एक्टिविटी बोलते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ते हैं। इट मीन्स अप्लाइंग जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल। यहाँ पर जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल को तो आपको पता ही है, मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइज, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, ये सब कुछ आते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग से रिलेटेड आप यहाँ पर करते हैं। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशन के स्कोप क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्कोप क्या है, इसके एलिमेंट क्या? 3 ही स्कोप बनते हैं। पहला बनता है सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरा फाइनेंशियल डिसीजन, तीसरा डिविडेंड डिसीजन। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि पैसा लगाओगे कहाँ पर, शॉर्ट टर्म लगाओगे, लॉन्ग टर्म लगाओगे, लेके कैसे आएंगे वो तो अलग बात है। जैसे घर बना रहे हो, पहले सोचा घर बनाएंगे, तभी बैंक से लोन लेके आओगे, सर 2 साल के लिए लोन दे दो। अगर मान लिया कोई आपने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है छोटा सा, 6 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, कहने का मतलब पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया जाता है कि फिक्स एसेट के अंदर अगर आप पैसा लगाते हो तो उसके रिगार्डिंग कैपिटल बजटिंग का टॉपिक पढ़ते हो आप, और अगर करंट एसेट के रिगार्डिंग पैसा लगाते हो उसके रिगार्डिंग वर्किंग कैपिटल का टॉपिक पढ़ते हो। यानी कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट या डिसीजन ये हम पढ़ते हैं। ठीक है, कि आप कहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हो। सेकंड वन आता है फाइनेंशियल डिसीजन। अब आपने ये तो सोच लिया कि सर मुझे फिक्स एसेट में लगाना है पैसा, यानी कि इसके लिए हम कैपिटल बजटिंग टेक्निक पढ़ते हैं। अब फिक्स एसेट के लिए पैसा मतलब 10 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी, तो पहले 10 साल के लिए कहीं से पैसा अरेंज तो करना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट तो कर रहे हो 10 साल के लिए और पैसा लेके आ रहे हो बैंक से 1 साल के लिए, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। 1 साल बाद कहाँ से दोगे जो पैसा 10 साल के लिए ब्लॉक हो चुका है। तो फाइनेंशियल डिसीजन में ये देखा जाता है कि पैसा राइज इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाएगी और उसके रिगार्डिंग ही पैसे को राइजिंग किया जाता है। दे रिलेट टू द राइजिंग ऑफ द फाइनेंस फ्रॉम द वेरियस सोर्स। ये डिपेंड करता है सर कहाँ से हम पैसा लेंगे, डिसीजन टाइप ऑफ द सोर्स, कि हम कहाँ से पैसा ले रहे हैं, लॉन्ग टर्म ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग कॉस्ट क्या है। ठीक है, फाइनेंस को अब लॉन्ग टर्म में भी अलग अलग है, इक्विटी से है, डेब्ट से है, प्रेफरेंस से है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है। थर्ड वन आता है डिविडेंड डिसीजन। क्या आता है थर्ड वन? डिविडेंड डिसीजन इसके स्कोप के अंदर आता है। तो अब आपने क्या किया, पहले तो इन्वेस्टमेंट कर दी सर, फिर वहाँ उसके लिए पैसा ले आए, फिर आपने उस इन्वेस्टमेंट से कुछ ना कुछ कमाया होगा तो नेट प्रॉफिट आपने कमाया होगा। अब प्रॉफिट कमाने के बाद 2 पॉइंट बचते हैं, वो प्रॉफिट बिजनेस के अंदर रखें सबकी पेमेंट करने के बाद, ठीक है सिर्फ इक्विटी को छोड़कर, कि अब उस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर रिटेन करें या फिर शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आते हैं। तो डिविडेंड फॉर द शेयर होल्डर, द रेट डिविडेंड एंड द रेट हैज़ बीन डिसाइडेड, पहले डिसाइड कर ली जाती है कि कितना डिविडेंड किस रेट से दिया जाएगा। रिटेन अर्निंग का मतलब कितना पैसा बिजनेस के अंदर रखा जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर रखा जाता है, यानी कि एक कंपनी के अंदर फाइनेंशियल मैनेजर रखा जाता है जो प्रोफेशनल होता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है, क्योंकि देखो अल्टीमेट क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर, ये अल्टीमेट एग्जाम्पल होता है जी। ठीक है, क्या होता है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर। ओके, अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर होता है, सबसे पहले क्या होता है? डिविडेंड फॉर शेयर होल्डर। मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है। अब 2 तरीके से वेल्थ बढ़ सकती है, या तो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दो, डिविडेंड के रूप में पैसा दे दो, वो फिर कहीं भी इन्वेस्ट करे और अपनी वेल्थ को बढ़ा ले। या फिर फाइनेंशियल मैनेजर को लगता है कि नहीं यार, डिविडेंड को अगर मैं डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करूँगा तो उससे उनकी जो इक्विटी शेयर होल्डर उनकी इतनी वेल्थ नहीं बढ़ पाएगी। तो एक काम करते हैं, हम फर्म के अंदर रख लेते हैं और फिर कोई नई फैक्ट्री, नई ब्रांच ओपन करके तो उससे जो ज़्यादा प्रॉफिट होगा फिर वो दे देंगे। तो यानी कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ानी है, चाहे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ाओ, चाहे रिटेन अर्निंग करके बढ़ाओ। ये डिसीजन फाइनेंशियल मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है? पहली बात प्रोक्योरमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, एलोकेशन उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उसके ऊपर नज़र रखना, कंट्रोल करना कि जैसे आपने प्लानिंग की थी क्या उसी के अकॉर्डिंग पैसे का यूज़ किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो भी रीड आउट कर लेते हैं। पहला देखिए क्या दिया गया है रेगुलर एंड एडक्वेट सप्लाई ऑफ फंड। कि एक बिजनेस के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस के अंदर टाइमली पैसा आना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में आना चाहिए।
दूसरा आता है अगर आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखे तो वहाँ से एडक्वाइट रिटर्न, पर्याप्त मात्रा में रिटर्न आनी चाहिए। अगर आपने किसी मार्केट के अंदर किसी के शेयर के अंदर पैसा लगाया तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट अर्निंग अच्छी खासी आनी चाहिए। थर्ड वन आता है ऑप्टिमम फंड यूटिलाइजेशन। इसके अंदर क्या आता है, जो आपने पैसा लिया है, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो, जो भी सोर्स था उससे जो पैसा लिया उसका यूज जो करना है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जहाँ ज़रूरत हो वहीं पर पैसे की इन्वेस्ट करो, जहाँ ज़्यादा मैक्सिमम रिटर्न आती हो या फिर कॉस्ट का हो कम से कम हो। ठीक है, ये आ जाता है आपका ऑब्जेक्टिव के अंदर। फिर आता है इसके अंदर टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अब जरूरी नहीं कि जहाँ से रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू भी, मतलब सेफ भी रहे। ठीक है, आप 2 नंबर की कंपनी में पैसा लगाओगे, 20 दिन में पैसा डबल कर देगा, लेकिन क्या पता एक बार डबल कर दे, दूसरी बार आओ वो डबल भी लेके, सिंगल भी लेके भाग जाए आपका। तो सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट को भी ध्यान में रखा जाता है। और कैपिटल स्ट्रक्चर, कहने का मतलब जो इन्वेस्टमेंट की जाती है वो या तो डेब्ट में की जाएगी या इक्विटी में किया जाएगी, उनके अंदर बैलेंस रखा जाता है। डेब्ट और इक्विटी दोनों का यूज़ करना पड़ता है, दोनों की मेरिट डिमेरिट अलग अलग होती है, तो उनके अंदर बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। और डेब्ट इक्विटी में, सॉरी, कैपिटल स्ट्रक्चर में हम 2 ही चीज़ें पढ़ते हैं, डेब्ट और इक्विटी। ये इसके ऑब्जेक्टिव थे। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या पढ़ा। तो इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा सबसे पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होती है, इसके स्कोप क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। ये जो की पॉइंट है वो हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इसको एक्सप्लेन करने को आप कितना भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई एंड लिमिट नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्या दिया गया है, व्हाट इज फाइनेंशियल प्लानिंग, कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, एक्सप्लेन करना है इसके ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंस। अब अपना टॉपिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं बल्कि उसके अंदर एक टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो प्लानिंग है, आईएनजी लगा है, मतलब प्रोसेस को डिनोट कर रहा है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। यानी फाइनेंशियल प्लानिंग का मेन मोटिव क्या है, सर कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, किस लिए, डिटरमाइन इट्स कंपटीशन, और कितना कंपटीशन को डिटरमाइन करने के लिए, निर्धारित करने के लिए आप बोल सकते हो। तो ये क्या है, फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर फाइनेंशियल पॉलिसी को फ्रेम किया जाता है। ठीक है, और फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी, फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर फाइनेंशियल पॉलिसी को के बारे में लिखा जाता है। क्या क्या है फाइनेंशियल पॉलिसी के बारे में, लाइक प्रोक्योरमेंट, पैसा कहाँ से आएगा, उसको इन्वेस्ट कहाँ से करना है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फंड कैसे करना है, ये सारा का सारा फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर आता है। यानी कि फ्यूचर में हम क्या करने वाले हैं पैसे को लेकर, उसके बारे में प्रेजेंट में ही सारा लेखा जोखा रखना फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या दे रखे हैं। सबसे पहले आता है डिटरमाइनिंग द कैपिटल रिक्वायरमेंट। सबसे पहले डिसाइड करो सर कितना पैसा चाहिए, और जो पैसा चाहिए वो शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, और करंट एसेट के लिए चाहिए या फिक्स एसेट के लिए। करंट एसेट के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म से पैसा लो, और फिक्स एसेट के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म से पैसा लो। ठीक है, तो ऐसा किया जा सकता है। दूसरा आता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी हम पढ़ के आए हैं सर डेब्ट और इक्विटी, आपने बोला सर 2 चीज़ें आती है, डेब्ट और इक्विटी, उनका मिक्सर यूज करना, इस तरीके से यूज करना कि मैक्सिमम फर्म को मैक्सिमम बेनिफिट मिले। क्योंकि जो डेब्ट होते हैं वो सस्ते होते हैं, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, प्रॉफिट अगेंस्ट चार्ज होता है, मतलब प्रॉफिट या लॉस ब्याज देना पड़ेगा। जबकि इक्विटी वाले क्या होते हैं, इक्विटी वाले महंगे होते हैं क्योंकि जितना बचेगा सारा वो घर लेके चले जाएंगे इक्विटी वाले, लेकिन रिस्की नहीं होते सर, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो दे देंगे वरना ना देंगे। तो इसका कॉम्बिनेशन आपको यूज करना है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। फिर आता है फ्रेमिंग द फाइनेंशियल पॉलिसी। फाइनेंशियल पॉलिसी बनाना, क्यों बनाना, क्योंकि ताकि कैश को कंट्रोल किया जा सके, लीडिंग ब्रोइंग वगैरह को कंट्रोल किया जा सके, लैंडिंग जो पैसा देगा उसको कंट्रोल किया जा सके। और लास्ट वन आता है इसके अंदर आपका कि फाइनेंशियल रिसोर्स जो हमारे पास लिमिटेड होते हैं किसी फर्म के पास, उनका मैक्सिमम यूटिलाइज करना और बेस्ट पॉसिबल मैनर में, ताकि कॉस्ट कम से कम हो। इनके कहने का मतलब है मिनिमम एफर्ट से मैक्सिमम अचीवमेंट हासिल करना। हमने पढ़ा फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, इसके अंदर जैसे कि इसने बता रखा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक प्रोसेस ऑफ फ्रेमिंग, किस चीज़ को फ्रेम करता है फाइनेंशियल प्लानिंग में, ऑब्जेक्टिव क्या है, पॉलिसी क्या है, प्रोसीजर क्या है, प्रोग्राम क्या है, बजट क्या है, किसके रिगार्डिंग, फाइनेंशियल एक्टिविटी के रिगार्डिंग सर। ठीक है, दिस इंश्योर इफेक्टिव एंड एडुकेट फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। और ये जो शो किया जाता है अभी कितना फाइनेंशियल एक्टिविटी को कैसे कंट्रोल करेंगे, फाइनेंशियल या फिर इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाकर। तो इंपॉर्टेंस कौन कौन सी, सबसे पहले एडुकेट फंड, पर्याप्त मात्रा में पैसा होना चाहिए, और इनफ्लो फंड आउटफ्लो फंड के अंदर एक बैलेंस बना के रखना है। सप्लायर, कि आपके पास जो पैसा आएगा कहाँ से आएगा, क्या वो इंश्योर हो, आपके पास सिक्योरिटी है, श्योरिटी है कि और जब भी पैसा आप मांगोगे तब आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वन आता है फिर इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प इन मेकिंग ग्रोथ एंड एक्सपेंशन प्रोग्राम। फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प क्या करती है, मेकिंग ग्रोथ के अंदर एक्सपेंशन प्रोग्राम, जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जरूरी है। इन कहने का मतलब फाइनेंशियल प्लानिंग लॉन्ग टर्म के लिए भी की जाती है।
और फाइनेंशियल प्लानिंग अनसर्टेनिटी को कम कर देती है। क्योंकि अगर आपने कुछ प्लानिंग नहीं कर रखी, जैसे आप एग्जाम को लेकर है, आपको पता है कि एग्जाम होने वाला है, तो अगर आपने उसके अकॉर्डिंग तैयारी की है तो अच्छी बात है प्लानिंग करके। अगर प्लानिंग नहीं कर रखी, मतलब आपको पता ही नहीं कि डेली मुझे कितना पढ़ना है, तब तक मैं एग्जाम तक कंप्लीट कर पाऊंगा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। प्लानिंग क्या करती है, अनसर्टेनिटी को कम करती है। ठीक है, चाहे वो फिर स्टडी के रिगार्डिंग हो आपकी, चाहे वो पैसे के रिगार्डिंग हो। और फिर आता है लास्ट वन, फाइनेंशियल प्लानिंग रिड्यूस अनसर्टेनिटी को तो रिड्यूस कर ही देता है, ये तो हम अभी पीछे पढ़ के भी आए हैं। और जिसके कारण क्या होता है, कंपनी की ग्रोथ में जो बाधाएं आ रही हैं वो दूर हो जाती है। तो इट हेल्प इन इंश्योरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इन दी कंसर्न, यानी कि बिजनेस के अंदर जो अनसर्टेनिटी उसको कम करके आप स्टेबिलिटी लेके आओगे और साथ में प्रॉफिटेबिलिटी के रिगार्डिंग। तो ये फाइनेंशियल प्लानिंग के रिगार्डिंग छोटा सा टॉपिक अपना दिया गया था। क्या क्या था, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट वन आता है जी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, और ये दिया गया है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। किसके रिगार्डिंग दिया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ठीक है, और देखिएगा क्या कुछ इसके अंदर दिया गया है। व्हाट इज कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और एक्सप्लेन थ्योरी, इसकी थ्योरी को एक्सप्लेन करो। और वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख भी सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस लेसन से क्वेश्चन बनेगा तो ऐसे ही बनता है। कैपिटल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट ओनली लॉन्ग टर्म सोर्स, कैपिटल स्ट्रक्चर किसको रिप्रेजेंट करता है, सिर्फ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फंड को। कहने का मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर का शॉर्ट टर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये शॉर्ट टर्म के डेब्ट या करंट लायबिलिटी को इग्नोर कर देता है, एक्सक्लूड कर देता है, हटा देता है। जबकि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सारे आते हैं। देखो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में पूरी की पूरी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड आएगी, जबकि कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन वगैरह सिक्योरिटी वगैरह आती है। अब देखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का आपको फॉर्मेट दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो क्या दिया गया है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, एक होती है रेलिवेंट थ्योरी, एक होती है इररेलिवेंट थ्योरी। कैपिटल स्ट्रक्चर अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म, ये फर्म की वैल्यू को अफेक्ट करता है। जो रेलिवेंट मानते हैं, ये मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर अगर डेब्ट का यूज किया जाएगा तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी वरना कम होगी। जबकि इररेलेवेंट वाले मानते हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर डेब्ट का यूज करो ना करो, फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आइए पढ़ते हैं रेलिवेंट के अंदर, जो ये मानते हैं कि डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो नेट इनकम अप्रोच, एनआई अप्रोच पढ़ते हैं। दूसरा ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ते हैं। इररिलेवेंट ये मानते हैं कि डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसके अंदर हम एक तो एनओआई अप्रोच पढ़ते हैं और दूसरा हम एमएम अप्रोच पढ़ते हैं। आइए इन चारों थ्योरियों को ब्रीफली कर लेते हैं, और ये आज का आपका अंतिम क्वेश्चन भी होगा। तो अजम्पशन रिगार्डिंग अंडरलाइंग द थ्योरी, कौन कौन सी अजम्पशन है जी इस थ्योरी के अंदर। पहली बात है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की अजम्पशन क्या है। इनके अंदर जो चारों मेथड हैं, थ्योरीज हैं, इनके बारे में तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले खुद कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी अजम्पशन क्या है वो पढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू हैव ए क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज थ्योरी, आप इन सभी थ्योरी के बारे में जानने से पहले आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, फर्म की वैल्यू या फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बीच में रिलेशन शो करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो यही काम करना है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब कितने रुपए में आप सोर्स से फाइनेंस लेके आए हो और उससे उसको बिजनेस के अंदर लगाने से, इन बिल्ड करने से फर्म की वैल्यू बढ़ी है। वैल्यू का मतलब मार्केट प्राइस पर से, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग तो कौन कौन सी कैपिटल स्ट्रक्चर की अजम्पशन है, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज के अंदर क्या क्या, ये चारों थ्योरीज के अजम्पशन मान लो, फिर इनमें से उठा के एक अलग अलग लिखा गया है। तो पहला दिया गया क्या, वेट ए मिनट, पहला दिया गया अपने पास फर्म एम्प्लॉय ओनली डेब्ट एंड इक्विटी, इनके कैपिटल स्ट्रक्चर में सिर्फ डेब्ट प्लस में इक्विटी आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा। दूसरा, टोटल एसेट ऑफ द फर्म आर गिवन, फर्म की टोटल एसेट क्या होती है सर, गिवन होती है, पहले से ही पता होता है कि फर्म के पास इतनी एसेट है। तीसरा, द फर्म टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट, फर्म की जो टोटल फाइनेंस की जो पैसा आएगा टोटल, वो पहले से फ्री फिक्स होगा, कितना पैसा फर्म के पास आएगा वो कांस्टेंट रहता है। और डिग्री ऑफ लिवरेज, डिग्री ऑफ लिवरेज का मतलब होता है डेब्ट का या तो कम यूज करोगे या ज़्यादा यूज करोगे, यानी कि डेब्ट का यूज के ऊपर है। डिग्री ऑफ लिवरेज कैन बी चेंज बाय सेलिंग डेब्ट, आप क्या करोगे, डेब्ट को बेच दोगे टू परचेज शेयर, शेयर को खरीद लोगे, या फिर शेयर को बेच दोगे, डेब्ट को खरीद लोगे। कहने का मतलब है कि डेब्ट को बढ़ा घटा कर देखते हैं। ठीक है, तो द फर्म टोटल फाइनेंसिंग रिमेन कांस्टेंट क्या रहती है, उसकी कांस्टेंट रहती है। जैसे इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लेके चलें तो देखा ऐसे कर सकते हैं, मान लें कि डेब्ट प्लस में इक्विटी इक्वल टू टोटल फाइनेंसिंग। अब मान लें पहले 50% यूज किया गया तो ये 100 हो गया। अब मान लें कि डेब्ट को हमने बढ़ा दिया 60 कर दिया तो इसको 40 करना पड़ेगा, तब भी 100 होगा। डेब्ट को हमने 30 कर दिया तो ये 70 करना पड़ेगा, इसके रिगार्डिंग 100 होगा। तो ये जो टोटल फाइनेंसिंग है तो फिक्स रहेगी, डेब्ट में
कम ज़्यादा हो रहा है, इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ लीवरेज। क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ लीवरेज। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या दे रखे हैं? द फर्म पे 100% पे आउट रेशियो, इट पे 100% ऑफ द अर्निंग एज डिविडेंड। एक फर्म 100 का 100 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। क्या कर सकती है? 100 का 100 डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब रिटेन करना जरूरी नहीं है। EBIT यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द फर्म क्या रहता है? गिवन होता है, नोट, ये हमेशा बढ़ेगा नहीं, जितना दे रखा है एक साल के अंदर उतना ही रहेगा। EBIT कैसे निकालते हैं? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, आपकी EBIT आ जाएगी। EBIT को अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, ठीक है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स बोल सकते हैं, इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स EBIT, इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो गिवन होती है सिर्फ वही होगी, इसमें ग्रो नहीं होगा एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। बिजनेस रिस्क अज्यूम टू बी कांस्टेंट, बिजनेस रिस्क को क्या मानना है? कांस्टेंट मानना है। सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, EBIT, इस पूरे को हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिजनेस। जब गुड्स एंड सर्विस को बेचने से जरूरत आता है उसको बिजनेस रिस्क बोला जाता है। इसको क्या माना जाएगा? कांस्टेंट माना जाएगा। इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, इसका कैपिटल स्ट्रक्चर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फाइनेंशियल रिस्क। नेक्स्ट फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है? EBIT से आगे, EBIT से आगे का, EBIT में से इंटरेस्ट घटा दो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर या डेब्ट बोल दो, EBT बच जाएगा। EBT में से लेस टैक्स कर दो तो EAT बच जाएगा। अब इसमें से EAT में से आप प्रेफरेंस का कोई डिविडेंड वगैरह तो वो घटा दो, तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड कर दो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से, तो आपका EPS आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EPS। तो EBIT से लेके EPS तक की प्रोसेस को फाइनेंशियल रिस्क बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि डेब्ट से, प्रेफरेंस से इनसे पैसा ले रखा है। इन्वेस्टर हैव द सेम सब्जेक्टिविटी प्रोबेबिलिटी, हर कोई सेम सोचता है कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगा लो, सबकी अर्निंग सेम रहेगी। कोई भी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं है सर, ना तो कॉर्पोरेट टैक्स है ना पर्सनल टैक्स है। हालांकि बाद में ये माना गया था कि टैक्स का रोल पड़ता है। परपेचुअल लाइफ द फर्म की लाइफ जो है निरंतर का लाइफ टाइम चलती रहेगी। टोटल साइज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर रिमेन कॉन्स्टेंट, अभी पढ़ के आए थे सर 100 का 100 ही रहता है, चाहे लिवरेज में आप कितना ही चेंज कर दो। तो चार थ्योरी, चारों के चारों करते हैं 1 बाय 1। पहला आता है जी इनकम, नेट इनकम अप्रोच, इसको NI अप्रोच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NI अप्रोच बोलते हैं। ये डेविड डोनाल्ड ने दी थी। इसके अकॉर्डिंग माना गया है कि अगर आप कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर तो पहले वर्ड याद रहना चाहिए ना, कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी दोनों आते हैं, बस 2 ही ले लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं आते। तो आपको ये पता होना चाहिए इस थ्योरी के अंदर ये माना गया है कि जैसे जैसे आप डेब्ट को बढ़ाते चले जाओगे, इक्विटी को नो डाउट कम करना है, जैसे जैसे डेब्ट को बढ़ाते चला जाओगे फर्म की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि डेब्ट जो होते हैं उनकी कॉस्ट क्या होती है? चीपेस्ट होती हैं बजाय कि शेयर के, ठीक है। अजम्पशन क्या क्या दे रखी है NI अप्रोच की? द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, हमेशा ही कॉस्ट ऑफ डेब्ट, KD में कॉस्ट ऑफ डेब्ट लिख देता हूँ, ये हमेशा ही क्या रहेगी? कम रहेगी, किससे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। कहने का मतलब अगर ये 10% है तो इक्विटी वाला 12-15 इतने % होगा, 10 से कम नहीं होगा। तो एक बार तो आपको फिक्स निकालनी पड़ती है, और उसके बाद ही क्या रहती है? फिक्स रहती है। तो पहले पॉइंट में तो वही है कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट KD कम रहता है KE से, ठीक है। द रिस्क परपेचुअल ऑफ द इन्वेस्टर इज नॉट अफेक्टेड बाय द यूज ऑफ डेब्ट, कि जो इन्वेस्टर होते हैं, जो ओनर होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, डेब्ट का यूज करने से उनके रिस्क में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। एज ए रिजल्ट द इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट KE या डेब्ट कैपिटलाइजेशन KD डज नॉट चेंज विद द लिवरेज, यानी कि जो 10% और 15% था ना, अगर आपने डेब्ट मान लिया कि थोड़े यूज किए, वाले 50-50 यूज किए हैं डेब्ट और इक्विटी, तब भी ये रेट इतनी ही रहनी है, और अगर आप कम ज़्यादा करोगे तब भी ये रेट इतनी ही रहनी है। फिर तक कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है, और KO चेंजेबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट KO को ओवरऑल कॉस्ट बोलते, क्या बोलते KO को? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। अब इसका जो क्रक्स है इस पूरी थ्योरी के अंदर जो आने वाला है, वो मैंने एक सिर्फ और सिर्फ एक डेफिनेशन से बना के इसमें लिख दिया है, तो आपको यही याद करना है, इससे ज़्यादा याद करने की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। क्या कुछ किया? फाइनेंशियल लीवरेज, इनकी फाइनेंशियल लीवरेज क्या होती है? बढ़ती है और डेब्ट बढ़ता है, यानी कि फाइनेंशियल लीवरेज बोल लो या फिर डेब्ट बोलो, बात एक ही है। इसने बोला सर डेब्ट का यूज करोगे तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या होगी? कम होगी। ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, फर्म की वैल्यू बढ़ेगी। इन दोनों को तो मिक्सअप रख लेना कि ओवरऑल कॉस्ट और फर्म की वैल्यू में क्या होता है? अपोजिट रिलेशन होता है, ठीक है। अब डेब्ट का यूज़ करेंगे, ओवरऑल कॉस्ट कम होगी और फर्म की वैल्यू बढ़ जाएगी। अब ओवरऑल कॉस्ट कम क्यों होगी सर? क्योंकि कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ डेब्ट को एक बार डिसाइड करने के बाद क्या मान लिया गया है? कांस्टेंट। क्या मान लिया गया है? कांस्टेंट, बस इसलिए ऐसा होता है।
तो पेपर में पहले तो एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछा था कि एनआई अप्रोच में के ओ क्या होती है, चेंजेबल होती है, लेकिन अब आपको ये लिख के आना पड़ेगा। नेक्स्ट बनाते हैं जी नेट इनकम ऑपरेटिंग अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच एनओआई अप्रोच बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एनओआई अप्रोच। वो रेलिवेंट अप्रोच थी, ये इररेलिवेंट अप्रोच है। ये डेविड डोनाल्ड ने दी। किसने दी है ये, डेविड डोनाल्ड ने। ये मानता है कि डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये कौन मानता है, डेविड डोनाल्ड ही मानता है। पहले मानता था कि इफेक्ट पड़ता है, फिर बोला नहीं पड़ता। तो इसमें ओवरऑल कॉस्ट जो होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। क्योंकि ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी ना, तभी तो फर्म की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अजम्पशन क्या कह दे रखे हैं एनओआई अप्रोच की। पहला आता है जी द मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द फर्म एज ए होल, कि मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ फर्म को क्या माना गया है, होल माना गया है। द स्प्लिट बिटवीन द डेब्ट एंड इक्विटी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इसने बोला भाई पूरी फर्म की वैल्यू ही एक है, मान लिया। अब इसको चाहे डेब्ट में करो चाहे इक्विटी में कन्वर्ट करो, टुकड़े करो, कोई फायदा तो है नहीं। दूसरा, बिजनेस रिस्क को हमेशा कांस्टेंट माना गया है एट द एवरी लेवल ऑफ एवरी लेवल ऑफ डेब्ट एंड मिक्स का मतलब क्या होता है, 50-50 कर लो या 70-30 कर लो या 30-70 कर लो, हमेशा ही बिजनेस रिस्क क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मैंने बता दिया सेल से लेके ईबीआईटी तक के रिस्क को बिजनेस रिस्क के नाम से जाना जाता है। कोई कॉर्पोरेट टैक्स नहीं है। और द डेब्ट कैपिटलाइजेशन रेट क्या मानी जी, केडी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों मानते हैं केडी को कांस्टेंट, देखो पहला क्या बोला गया है सर, फाइनेंशियल लीवरेज अगर बढ़ाओगे तो डेब्ट बढ़ेगा। ये तो बात एक ही, इन दोनों को चाहे आप एक ही याद रख लेना। अब देखो जैसे ही आपने डेब्ट बढ़ाया तो इसने बोला सर ओवरऑल कॉस्ट तो कम होनी चाहिए, जो पिछला मेथड का था इसने बोला, लेकिन सर ये कॉस्ट कम नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट रहेगी। क्यों कांस्टेंट रहेगी सर, क्योंकि केडी वाले बोलेंगे भाई हमें भी जब तो ज़्यादा पैसे दो, अभी हमें क्या दो, ज़्यादा पैसे दो मतलब डिविडेंड ज़्यादा की डिमांड करेंगे। तो इसलिए जितना बेनिफिट कॉस्ट को और डेब्ट को यूज करने से ओवरऑल कॉस्ट कम हो रही थी, उतनी ही केडी को देने से कॉस्ट दोबारा बढ़ जाती, तो वो कांस्टेंट रहती है। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतना याद करना है, फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज, डेब्ट इंक्रीज, ओवरऑल कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, केडी कांस्टेंट है, सिर्फ केई इंक्रीज होती है। तो पहले पेपर में पूछा था तो केई किस में इंक्रीज होगी, एनआई एनओआई में, तो आप बोलोगे सर एनओआई में। और फर्म की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, क्यों, क्योंकि केडी ओ जो है कांस्टेंट रहती थी, कांस्टेंट रहती है। अब दो अप्रोच पढ़ी हमने, दोनों अप्रोचों को डिफरेंस कर लेते हैं। पहला पढ़ा जब नेट इनकम अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच, फिर है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, एनओआई, इसको एनआई बोलते हैं सॉरी। रोल ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, ये रेलिवेंट होता है, ये इररेलिवेंट होता है। रेलिवेंट का मतलब होता है डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू पर इफेक्ट पड़ेगा, चाहे पॉजिटिव पड़े चाहे नेगेटिव, जबकि इररेलिवेंट में बोलता है डेब्ट का यूज करने से फर्म की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। दूसरा, डिग्री ऑफ लीवरेज एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चेंज इन द डिग्री ऑफ लीवरेज विल चेंज इन दी ओवरऑल कॉस्ट, यानी कि डिग्री ऑफ लीवरेज में चेंज करने से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या आती है, कम होती है। जैसे कि डेब्ट बढ़ाएंगे, डिग्री ऑफ लीवरेज का मतलब डेब्ट का बढ़ाना घटाना, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी। ठीक है, एनओआई अप्रोच में अज्यूम दैट डिग्री ऑफ लीवरेज इज इररिलेवेंट टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसका कोई चक्कर नहीं होता सर। अजम्पशन क्या क्या दी गई देखिएगा, एनआई अप्रोच के अंदर अजम्पशन है नो टैक्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कम होगा हमेशा ही, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज़्यादा होगी, और डेब्ट डजंट चेंज इन दी परसेप्शन, यानी कि डेब्ट का कम या ज़्यादा यूज करने से इन्वेस्टर के शेयर होल्डर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। और अगर एनओआई के अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो क्या होता है, ऑलवेज कांस्टेंट रहती है। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोले, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बात एक ही है, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। द वैल्यू ऑफ इक्विटी इज रेजिडुअल, जो इक्विटी का जो मिलेगा, जो बचेगा तो वो मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा जी। इंक्रीज इन द डेब्ट, अगर डेब्ट का पोर्शन आप बढ़ा रहे हो तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी बढ़ जाएगी, क्यों, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये करक्स फॉर्म में आपको करवा रहे हैं। फिर था ट्रेडिशनल अप्रोच के रिगार्डिंग दी गई थी, ये इसको इंटरमीडिएट या फिर मिडवे अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है, इंटरमीडिएट या फिर मिडवे अप्रोच के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉपुलराइज की थी इजरा सोलोमन ने। इसके अंदर क्या बोला गया सर, ना तो एनआई ठीक है ना एनओआई ठीक है, दोनों का मिक्सअप यूज़ है हम करते हैं, इसलिए इसको मिक्स मिडवे या अप्रोच भी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कुछ दिया गया देखिए, अजम्पशन क्या दे रखी है। सबसे पहले अजम्पशन, हाँ जी, द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन दी बोथ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द डेब्ट रिमेन कांस्टेंट, यानी केडी क्या मानी गई, कांस्टेंट मानी गई सर एक बार फिक्स करने के बाद। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर रिमेन कांस्टेंट, के ई भी क्या मानी गई सर, कांस्टेंट मानी गई है, लेकिन एक लिमिट तक।
अप टू ए लिमिट। उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, धीरे धीरे वो 16, 17, 18 ऐसे मांगने चला स्टार्ट कर देंगे। तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वर्ड यूज़ कर लो, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूज़ कर लो, या KO यूज़ कर लो, बात एक ही है। पहले डिक्रीज होती है, क्यों? क्योंकि डेब्ट का यूज़ करते हैं, और फिर क्या होती है, एक टाइम के बाद वो भी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि इक्विटी वाले ज़्यादा डिमांड करने लग जाते हैं। तो देखो ऐसे इसका डायग्राम बनेगा जी, ठीक है। ये जैसे कि ये दी गई आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये दी गई कॉस्ट ऑफ डेब्ट, ये दिया गया ओवरऑल कॉस्ट। इसने बोला सर जैसे जैसे आप ये डेब्ट देखो ऐसे, मान लें कि पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, फिर 40 है, फिर 50 है, फिर 60 है, ऐसे दे रखा है। तो जैसे जैसे आप ये डेब्ट लगा लो, यहाँ पर डिग्री ऑफ लीवरेज को डेब्ट बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप डेब्ट बढ़ाते चले जाओगे, ऐसे यहाँ तक बढ़ाया डेब्ट, तो आपकी ओवरऑल कॉस्ट क्या है सर, कम होती जा रही है। क्या होती है, कम होती जा रही है, यहाँ तक कम होगी। लेकिन डेब्ट का ज़्यादा यूज करने से इक्विटी वाले बोलते हैं भी हमारा भी थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ाते चले जाओगे। तो जितना बेनिफिट डेब्ट को बढ़ाने से, यहाँ तक बढ़ाने से जितना बेनिफिट हुआ था, उसके बाद अगर हम डेब्ट को बढ़ाएंगे ना और ज़्यादा आगे, तो कॉस्ट क्या है, बढ़ती, कम होने की बजाय कम बढ़ती जाएगी। तो जो बेनिफिट डेब्ट के कारण हो रहा था, वही लॉस हमें इक्विटी वाले ज़्यादा डिमांड करने के कारण हो जाएगा। तो यानी कि इक्विटी डेब्ट से तो हमने सस्ता कमा ले लिया, लेकिन इक्विटी को ज़्यादा देना पड़ गया, तो ओवरऑल कॉस्ट क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट रहेगी। तो इसमें से एक बार पेपर में पूछा गया था शॉर्ट ट्रिक MCQ में, कौन सी स्टेज बेस्ट है, तो आप बोलोगे सर सेकंड स्टेज को बेस्ट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना डेब्ट का तो पूरा प्रोपोर्शन यूज कर लिया, और इक्विटी वाले अभी इतना ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट नहीं किए गए। फिर अपना जी लास्ट है आज का, मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच विदाउट टैक्सेज के बारे में और विद टैक्सेज के बारे में दोनों पढ़ेंगे हम। मोदी गिलानी एंड मिलर अप्रोच, ये एंड विदाउट टैक्स में NOI के बराबर है। किसके बराबर है ये? विदाउट टैक्स अप्रोच में MM अप्रोच NOI के जैसे ही ट्रीट करती है। कहने का मतलब होता है कि फर्म की वैल्यू नहीं बढ़ेगी सर, चाहे आप डेब्ट का यूज़ करो और चाहे ना करो। बेसिक प्रपोजिशन क्या दे रखी है, 2 बेसिक प्रपोजिशन है। पहला क्या दिया गया है, पहला देखो क्या दिया गया है, पहला दिया गया था ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द वैल्यू ऑफ फर्म आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। क्योंकि डेब्ट का यूज करने से कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब ओवरऑल कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा तो फर्म की वैल्यू पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये कहना चाहता है कि दोनों अलग अलग है जी। टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म इज गिवन, फर्म की टोटल मार्केट वैल्यू गिवन होती है बाय कैपिटलाइजिंग द एक्सपेक्टेड नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो आप क्या कर सकते हो, फर्म की टोटल वैल्यू के बेस पर आप ये चेक कर सकते हो कि आपको कितना कमाना पड़ेगा या कितना अर्न कर लोगे, ठीक है। सेकेंड वन में क्या दे रखा है कि सर जैसे जैसे आप फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे डेब्ट का ज़्यादा यूज़ करेंगे, एक के टाइम के बाद इक्विटी वाले भी ज़्यादा यूज़ करने लग जाएंगे, तो इसलिए ऑफसेट हो जाएगा सर ये, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये ऑफसेट हो जाएगा। करेंगे ऑफसेट का मतलब होता है बैलेंस हो जाना सर, जितना बेनिफिट डेब्ट को यूज़ करने में था उतना ही इक्विटी को फालतू दे दिया तो वो ऑफसेट हो गया। तो 2 प्रपोजिशन दे रखी, फिर इसकी अजम्पशन दे रखी है MM अप्रोच की। पहला MM अप्रोच की अजम्पशन क्या है सर, परफेक्ट कैपिटल मार्केट मानना है। क्या मानना है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट मानना है। इसका मतलब इन्वेस्टर फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के सिक्योरिटी, ठीक है, डेब्ट या इक्विटी को बिना किसी रोक टोक के बाय कर सकता है, सेल कर सकता है, ठीक है। फर्म भी कहीं से भी पैसा ले सकती है, और सारे के सारे जो इन्वेस्टर होते हैं रेशनल होते हैं, सब वेल इन्फॉर्मेशन होती है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि सिक्योरिटी को कैश में कन्वर्ट कराना या कैश को सिक्योरिटी में कन्वर्ट करना। फिर नेक्स्ट वन अजम्पशन होती है सर होमोजीनियस रिस्क क्लास। ये माना गया है कि जहाँ पर एक सी रिस्क होगा वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, MM अप्रोच का यूज़ करते हैं। सेम डिग्री ऑफ फाइनेंशियल रिस्क रहता है, सेम एक्सपेक्टेशन रहती है, EBIT सबका गिवन होता है सर, और 100% डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, कोई रिटेन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई टैक्स नहीं है, हालांकि इसको बाद में हटा दिया गया था। तो यहाँ तक तो कोई टैक्स नहीं है, ये मानना पड़ेगा। तो बस ये मान लो कि ये तो जो लिख रखा ना बार बार दिस रेजोल्यूशन, ये तो मतलब आपकी वर्किंग नोट के टाइप में हो गया कि आपके पास नॉलेज है, आप एग्जामिनर को बताना चाहते हो। तो विदाउट टैक्स में NOI के बराबर होता है MM अप्रोच, और विद टैक्स के अंदर NI के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, NI के बराबर होता है। इसका मतलब सर डेब्ट का ज़्यादा यूज करेंगे तो फर्म की ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी तो फर्म की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो 2 तरह की फर्में होती है सर, एक होती है लीवरेज फर्म, एक होती है अनलीवरेज फर्म। अनलीवरेज फर्म का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ इक्विटी लगा रखा सर इस पैसे में, डेब्ट का यूज ही नहीं करता। लीवरेज का अंदर का मतलब होता है सर कैपिटल स्ट्रक्चर में डेब्ट और इक्विटी दोनों से पैसा लिया गया है, ठीक है। एक वर्ड आता है आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज प्रोसेस। इसके अंदर क्या होता है, आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर
ठीक है। आर्बिट्रेज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो इन्वेस्टर होता है, शेयर होल्डर होता है, जहाँ पर सिक्योरिटी सस्ती है वहाँ से बाय करेगा और जहाँ पर महंगी है वहाँ पर बेच देगा, बस इतना याद करना है इसके अंदर। ठीक है। तो अगर अनलिवरेज फर्म है तो मतलब इक्विटी यूज करा तो उसके अंदर से डेब्ट और यूज कर दो, हो जाए काम। और दूसरा क्या मानते हैं, ये मानते हैं टैक्स का इफेक्ट पड़ता है, इंक्लूड इन विद टैक्स लिख दो, यहाँ पर साथ में लिख सकते हो विद टैक्स, लिख भी रखे थे ना, कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट का मतलब विद टैक्स लिख दो आप इसको चाहिए कि टैक्स को यूज है। ये मानते हैं कि टैक्स का बेनिफिट क्या होता है कि सर अगर आपने डेब्ट से पैसा लिया है ना तो उसको जो ब्याज देंगे उसको पीएनएल में से घटाएंगे, पीएनएल में से घटाएंगे तो फिर टैक्स कम अमाउंट पे लगेगा। तो अनलिवरेज फर्म का फॉर्मूला ये रहा, लिवरेज फर्म का फॉर्मूला जो अनलिवरेज का आया उसमें सिर्फ डेब्ट जोड़ देंगे तो लिवरेज का बन जाएगा। फॉर्मूला EBIT, आई माइनस आई का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और माइनस टी आ जाएगा। ठीक है, टी वन माइनस टी सॉरी। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अर्निंग EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ द फर्म। तो ये थी अपनी थ्योरी, और थ्योरी के ऊपर ही मेन क्वेश्चन बनने के चांसेस। आपने देखा तो मैक्सिमम जो टाइम है वो थ्योरी पे लगा, बाकी क्वेश्चन पे इतना ज़्यादा नहीं लगा। तो होप से आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर कहीं नेक्स्ट क्लास में।